अस्सलाम वालेकुम। हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करने जा रहे हैं जो कि मुमरा कौसा में लगभग 35 वर्ष का जो है सामाजिक सफर का अपना एक अनुभव रखता है। सामाजिक क्षेत्र में ये नाम किसी पहचान का या किसी परिचय का मोहताज नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में जिला स्तर पर एक बड़े पद पर पिछले कई वर्षों से कार्यरत रहते हुए आज यह व्यक्ति अपने ही दबंग विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ जो है खुल करके मैदान में उतर चुका है। कौन है यह व्यक्ति? इस व्यक्ति का नाम है नजमुद्दीन मलिक। नजमुद्दीन मलिक जिन्हें मुमरा लगभग पूरा जानता है, कौसा लगभग पूरा जानता है। रोजाना किसी न किसी मसले में, किसी के लिए पुलिस स्टेशन, किसी के लिए कारपोरेशन, किसी के लिए कलेक्टर ऑफिस, किसी के लिए किसी बड़े नेता के पास, किसी के लिए किसी बड़े बिल्डर के पास, ऐसी जद्दोजहद आम लोगों के लिए करते हुए अपना मकाम समाज में बनाने के बाद और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में राजनीतिक रूप से सक्रिय रहने के बाद जब विधायक जितेंद्र आव्हाड पहली बार 2009 में यहां पर चुनाव लड़ने आए तो उस वक्त विधायक जितेंद्र आव्हाड के ब्रेन के तौर पर जाना जाता था नजमुद्दीन मलिक को। आज ये ब्रेन इस विधायक के खिलाफ मैदान में क्यों खड़ा है? आइए बात करते हैं नजमुद्दीन मलिक साहब से। नजमू भाई, क्या बात है, क्या वजह है कि आप विधायक जितेंद्र आव्हाड के बारे में कभी कोई शब्द विरोध में सुनना नहीं चाहते थे, लेकिन आज आप खुद उनके विरोध में मैदान में उतरे हुए हैं। कब्रिस्तान और स्लॉटर हाउस के आरक्षण के घोटाले के मुद्दे पर आपने बयानबाजी भी की, स्टेज से जो है माइक पर आपने बोला है। तो इतने बड़े बदलाव की क्या वजह है और क्यों करके आप विधायक जितेंद्र आव्हाड के खिलाफ मैदान में उतरे? ऐसा है कामदार साहब कि जितेंद्र आव्हाड को मुमरा लाने में और इनके साथ में काम किया और यहाँ के जो लोग थे, जो पुराने लोग थे, उनके खिलाफ जाकर भी आव्हाड को लाया। लेकिन उसके बाद में पिछले 10 सालों में मुझे ऐसा फील हुआ कि हमारा पॉलिटिकल जो पावर है, सोशल पावर है, इसको कहीं ना कहीं कम करने की साजिश की जा रही है। और ये जो अभी एक नया जो आया है जिसके लिए मैंने खुल के आ गया हूँ कि आव्हाड, जितेंद्र आव्हाड साहब ने जो हमारा कब्रिस्तान का आरक्षण था 2013 में यूडी की मंजूरी थी, साथ में हमारी स्लॉटर हाउस की भी मंजूरी थी, राइट? बराबर। तो वो दोनों की रहते हुए इन्होंने एक मास लेवल पे आवाम को बेवकूफ़ बनाया कि मैं मालिक के नहीं दे रहा था, वो कब्रिस्तान में ले रहा हूँ। तो मेरे जैसे आदमी को, मैं आम आदमी नहीं हूँ, सियासी आदमी तो मालूमात रखता हूँ, आम आदमी तो बेचारे भोले होते, उनको तो ऐसा लग रहा कब्रिस्तान मिल गया। अरे किसी का ज़ाती पैसा नहीं लगा उसमें, हमारा पैसा है वो। तो इन्होंने एक भ्रम फैलाया कि वो मारवाड़ी ये दे नहीं रहे, जबकि वो 2013 में दे चुका था। फिर इन्होंने लेटर दिया एक। मुझे इस बात का बहुत दुख है कि जिसको मैं एक सेकुलर और जो इसका मैं आइडियोलॉजिकल फॉलोअर था, उस आदमी ने कब्रिस्तान को बोला कि मैं ज़बरदस्ती ले रहा हूँ, लेकिन हैरत अंगेज़ बात कि उसने उसका लेटर दिया है कि चेंज करो। तो ये सब मुझे बोलने में मजबूर किया गया। वैसे मैं आज भी, क्योंकि ये लोग एक भ्रम में और फैला रहे हैं कि हम लोग कब्रिस्तान मिल गया उसकी मुखालिफत कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। मैं कब्रिस्तान के लिए आपको मुबारकबाद देता हूँ और कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट को आपने दिया, मतलब यहाँ के लोकल लोगों को दिया, मैं बहुत ही दिल से मुबारकबाद देता हूँ। नजमू भाई, मैं आपको क्लियर कर दूं, वापस से मैं बता रहा हूं, कौसा जामा मस्जिद ट्रस्ट को या कौसा कब्रिस्तान कमेटी को वो कब्रिस्तान नहीं दिया गया है। उस कब्रिस्तान को संचालित करने के लिए, उस कब्रिस्तान में दफन विधि की प्रक्रिया पूरी करने के लिए ठाणे मनपा ने उनसे सिर्फ सहयोग मांगा है और वो भी कमिश्नर ने कोई लेटर उनको नहीं दिया है। एक कार्यकारी अभियंता यानी एग्जीक्यूटिव इंजीनियर और डेप्यूटी म्युनिसिपल कमिश्नर ने दिया है, जैसे कि उन्हें उसका कोई पावर भी नहीं है। देखो रफीक भाई, ऐसा है कि अभी हम लोग एक पॉलिटिकल, सोशल या लॉ की बात नहीं कर रहे। जहाँ पे कब्र बन गई तो अब उसको तो निकाल नहीं सकते। नहीं, मुद्दा वो नहीं है। मुद्दा ये है कि एक जगह कब्रिस्तान दी गया, अभी वो इशू ख़त्म हो गया। हमारा इशू क्या है कि ये आयुक्त ने दिया, ये लीगल कब्रिस्तान है, आयुक्त ने पावर यूज़ किया,
तो मेरा एक ही कहना है कि जब हमारे 2 आरक्षण वहाँ थे तो स्पेशल पावर का यूज़ क्यों किया गया, उसका मिसयूज़ क्यों किया गया। जब हमारे 2 आरक्षण थे वहाँ पे हाँ, स्लाटर हाउस का, और 2013 से थे, इन्होंने उसको स्लाटर हाउस 2010 से है, हाँ, और 2013 से कब्रिस्तान और स्मशान भूमि हाँ, क्रिश्चियन ग्रेवयार्ड है। तो फिर इन्होंने चेंज करने में जो 4 साल हमारे लाशों की बेरुमती हुई, उसके जिम्मेदार कौन है? प्रशासन और राजनीतिज्ञ। हाँ, तो लेटर क्यों दिया आपने जब वो दे नहीं रहा था? आपके लोग ऐसी कहानी सुनाते कि भाई वो उसने शेर के मुंह में से खींच के लाया। तो मैं तो गलत बात पे हिमायत करूँगा नहीं, और मैं घोषणा देने वाला कार्यकर्ता हूँ। मैं तो कोई चमचागिरी की साइकोलॉजी से ऊपर आया नहीं, एक कौमी मूवमेंट में काम किए हैं, और हम लोग हमेशा मुस्लिम मसाइल पे बम्बई तक मोर्चे में गए। तो ये मुझे इस बात का दुख है कि यार इस तरह बेवकूफ़ बना के हमारा ही चीज़ लेके हमारे ही जगह को ख़त्म करके, मतलब 2 भाई थे घर में, एक भाई मर गया तो भी बोल रहे नहीं तुम ईद मनाओ। इट इज़ पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। तो हमारा एक कब्रिस्तान तो गया ना। और अभी जो कब्रिस्तान आप देने वाले हो, आप बड़ी शान से बोल रहे हो जायसवाल साहब, तो आप दोगे एक बुचड़ खाना जैसे 10-1 करोड़ का, वो हमारा अल्ट्रा, जो कि आपने बोला था, मैंने नहीं बोला था, कि ये इतना बड़ा स्लाटर हाउस इंडिया में पहली टाइम। क्या आप लोगों को नई मुंबई एयरपोर्ट है तो उससे आप लोगों का बहुत नज़दीक है, ये नज़दीक है, तो इसके लिए आपको अल्ट्रा मतलब न्यू जदीद तौर पे एक कब्रिस्तान में दे रहा हूँ। लेकिन वो किसी वजह से वो टेंडर निकला, कुछ लोगों ने भरे, उसके बाद में प्रोसेस स्लाटर हाउस। अब रहा सवाल कब्रिस्तान का, ऐसा था कि कब्रिस्तान तो था ही, वहाँ ग्रे यार्ड वो क्रिश्चियन लोग का था, शमशान भूमि थी, तो उसको क्यों ख़त्म करके स्लाटर हाउस की जगह पे दिया गया, ये रीज़न हमको नहीं बताया गया। तब मैं राइवल बना, या जो भी मेरे को इस बात की चिड़ है कि हम इस शहर में, हमारी तीसरी पीढ़ी है, हम पॉलिटिकल जाने तो हम पूछ नहीं सकते कि यहाँ से वहाँ क्यों हुआ। हमारी 300 मसाजिद है, और हमारे किसी बड़े समाज के बड़े आदमी को पूछा तक नहीं गया। और मुझे तो ये भी नॉलेज है ना, कलवा में एक स्टैचू है जिसके सामने आपने बड़ा स्टैचू लगाए, वो महाराज तो हमारे भी हैं, हम इज्जत करते हैं उनकी, लेकिन छोटा स्टैचू जिसकी वजह से ट्रैफिक जाम होती, आप वो चेंज नहीं कर सके कलवा में। आप एक बस स्टॉप है मनीषा नगर के पास, आप वहाँ के एक नगर सेवक ने चेंज नहीं कर सका, उसने बोला ये नहीं हटाने का यहाँ से। तो हमारी पॉलिटिकल हैसियत क्या है? कुछ भी जीरो। तो हम तुम्हारे को सवाल नहीं पूछ सकते। अरे हमने तुम्हारे को पूरे इंडिया में इज्जत दिलाई, मुमरा तो छोड़ो, पूरे हिंदुस्तान में। क्या अवार्ड एक प्रो मुस्लिम लीडर है कि लोग स्टेशन पे जमा रहते थे, मैं इनके साथ में दौरे करता था, तो हमने हमारी कौम ने तुम्हारे को इतना सर पे बिठाया। अंत तक ये कि दुनिया में दुबई में बुर्ज खलीफा में 50,000 मुस्लिमों ने इसका स्वागत किया, और तुम हमको इस लायक भी नहीं समझे कि हमारे 4 दाढ़ी वाले 4 उलमा बोल दे तो मैं अवार्ड सब तुम्हारी गुलामी करूँगा, या 4 दानिश्वर बोल दे, 4 तुम्हारे मुस्लिम कार्यकर्ता बोल दे जैसे सैयद अली साहब कि मुझसे मशवरा लिया गया, तो मैं भूल गया। मतलब हमारा इतना, मतलब एक चीज़ ऐसी है कि हमारी वजूद तो तुम्हारी निगाह में है ही नहीं, हमारी शनाख्त भी ख़त्म कर दी है तुमने। कि जैसा और रफ़ीक भाई एक होता है, ये तातारियों के दौर में होता था कि मुझे किसी ने लाफा मारा और वो आदमी भाग गया, तो मैं समझूंगा कि ठीक है मेरा वजूद गया। लेकिन वो आदमी ने मुझे लाफा मारा और उसको ये डर नहीं कि इसके घर वाले आके मारेंगे मेरे को, तो मेरी शनाख्त भी ख़त्म हो गई। तो यही अवार्ड साहब ने किया है, और 24 तारीख को जो ओपनिंग कर रहा है, मैं दिल से बोल रहा हूँ क्या हम उनका जो भी गुलपोशी है जो उनकी, भी, और लेकिन हमको कमिश्नर की। बेवकूफ़ बनाने की गुलपोशी है। आप क्यों नहीं बोलते हो? अच्छा, आप अभी भी ऑप्शन है आपके पास, क्या वो जो कब्रिस्तान था हमारा उसको यूनिक स्लाटर हाउस बनाओगे आप? स्लाटर हाउस जो की जगह पे कब्रिस्तान लिए, हाँ। तो अभी जो हमारा कब्रिस्तान है वो जगह पे स्लाटर हाउस बनाओगे? अभी आप दोगे बुचड़ खाना जैसे राबोड़ी में। तो ये हमारे साथ में इस तरह के एहसानात क्यों किए जा रहे बेमानी के? और हम अपनी बात तो बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? हम कार्यकर्ता है, राष्ट्रवादी में है लेकिन मुसलमान नहीं है क्या? और जायसवाल साहब आपको पावर है, आप घड़ी घड़ी ये बोलते हैं कि उसने खींच के लाया। अरे एक ही प्लॉट होता और एक ही रिजर्वेशन होता ना रफ़ीक भाई,
तो प्रायोरिटी देखता कि प्रायोरिटी स्लॉटर हाउस की है कि कब्रिस्तान की है। ऑलरेडी दो है, अलग अलग है। हिंदुस्तान में हम सबसे बड़े मुमरा के बेवकूफ़ लोग हैं कि उस पर तालियां बजा रहे। तो इसका कहीं ना कहीं अवाम में, ठीक है हम हमारे छोटे लोग हैं या हमारे बड़ों को सवाल करता हो, और मैं ख़ास करके उलमाओं से मैं गुजारिश करूँगा, क्या आप एक आलिम दीन है, लोग आपकी बातों पे भरोसा करते, आप इस तरह के फैसले मत करो, जानकारी लो कि हमारे साथ चीटिंग हुई है, हमारी चीज़ खा के हमारे पे एहसान कर रहे हैं। तो मैं इसकी सख्त मजम्मत करता हूँ और आलिमों से गुजारिश करता हूँ कि, और जितने भी कुल जमात है, जमात के सदर बोले तो एक हैसियत रखते, तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा आजीज़ाना कि आप ये चीज़ की निंदा करो और पूछो उनसे कि आपने दिया, पहली बात तो अपने घर से पैसे नहीं लाए, वो हमारा हक था, लेकिन आपने हमारा स्लॉटर हाउस क्यों कैंसिल किया, ये तो पूछ सकते ना आलिम दीन। और आपकी बातें समाज में पकड़ी जाती है, आप ये क्यों नहीं सोचते। और बहुत अफसोस के साथ बोलना पड़ रहा है कि अब मैं उलमाओं को बोलूँगा कि जो ज़मीन कब्रिस्तान के लायक नहीं है वहाँ दे दिए, वहाँ आप जाके तारीफ़ कर रहे हो। है अगर किसी में हिम्मत, तुम्हारे पार्टी के नगर सेवक हो या उलमाए दीन है, मेरे दोस्त लोग ऐसे कि वहाँ जाके लैब टेस्ट तो करवा लो, वो भी नहीं होगा, सोइल टेस्ट, सॉइल टैक्स। तो ये इतनी बेवकूफ़ी हमारे को किया जा रहा है, इतना बेवकूफ़ कि हम बुद्धिल है क्या, हम सवाल नहीं पूछ सकते, ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, हम पूछेंगे, आपको देना पड़ेगा। आपने हमारा कब्रिस्तान दिया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं, यहाँ तक कि आपके कार्यकर्ता, कॉन्ट्रैक्टर सबका शुक्रिया अदा करते, लेकिन आपने हमारी स्लॉटर हाउस के साथ में जो खेल खेला, ये क्यों खेला, इसका जवाब हमको चाहिए। नजमू भाई, जैसे कि आपने कहा कि मैं राष्ट्रवादी में हूं लेकिन मुसलमान हूं, तो कब्रिस्तान के और स्लॉटर हाउस के रिजर्वेशन घोटाले पर कुछ मुसलमानों ने आवाज उठाई, धीरे धीरे और कुछ मुसलमान उनके साथ जुड़े। ऐसे लोगों को आपकी पार्टी के आमदार विधायक जितेंद्र आवाड़ हरामियों की औलाद कहते हैं। उसके बाद अपने स्टेटमेंट में थोड़ा सुधार ला करके 10 हरामजादे कहते हैं, चाहे वो 10 मुसलमान हो चाहे वो 50 मुसलमान हो, हरामियों की औलाद और हरामजादे एक विधायक ने कहना, वो भी मुस्लिम वोटों पर राजनीति करते हुए मुसलमानों को कहना, एक राष्ट्रवादी के पदाधिकारी होने के नाते ये कहां तक आपको ठीक लगता है, और इस पर आप क्या कहेंगे अपनी दिल की बात। मैं तो यही कहूँगा कि देखो, जितेंद्र आवाड़ एक स्कॉलर आदमी है, हम बड़ी इज्जत करते थे उनकी, उनका ये रूप तो मैं पहली टाइम देख रहा हूँ कि ये गाली गलौज देना। और देखो रफ़ीक भाई, हम कार्यकर्ता थे उनके, हमने जिसके भी साथ काम किया ईमानदारी से किया, आज उनको व्यापारियों ने घेर लिया है और उनका लॉस हो रहा है, लेकिन वो प्रॉफिट समझ रहे हैं। देखो उनके दिमाग में गलत चीज़ सही बैठ गई है। मैं लड़ता था व्यक्तिगत रूप पे भी कि साहब ये मत करो आप, तो मेरे को बोलते थे, हन तक उसमें उन्होंने एक बात बता दिया कि तेरे को क्यों जवाब दूँ, और तेरी मदद मुझे नहीं चाहिए। तो आज मैं ये रीज़न निकाल रहा हूँ कि क्यों भाई, तातारियों के दौर में जी रहे हो तो हमारे उलमाए दीन आप बोल दो, अल्लाह ने आपको दिया है, आपकी दीन के आप बड़े हो, नायब रसूल हो, उलमा हो या जमात हो, शहर के ज़िम्मेदार हो, आपको ये आवाम सवाल पूछेगी कि हमारा कब्रिस्तान कहाँ गया, इस स्लॉटर हाउस कहाँ गया, कब्रिस्तान मिला, मैं इस्तेकबाल करूँगा आपका। लेकिन मैं ये नहीं बोलता वो अभी भी पूरा लीगल नहीं है, वो जाने दो, कब्रें दफन हो गई, एक मसला हल हो गया करूँ, लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि हमारे साथ में इतना बड़ी नाइंसाफ़ी कि हमारी सियासी समाजी कोई हैसियत नहीं है कि हमारे कोई 4 लोगों को पूछे कि मैं कब्रिस्तान यहाँ से यहाँ कर रहा हूँ, आप कलवा में अलग है, मुमरा में अलग हो। ये रफ़ीक भाई हमारी सियासी शनाख्त का मसला है, आप समझ नहीं रहे, ये पॉलिटिकल कल्चर का मसला, ये पॉलिटिकल करप्शन का मसला नहीं है। करप्शन तो होगा या नहीं होगा अल्लाह को मालूम, लेकिन ये हमारी हैसियत का सवाल है। हम क्या पेड वर्कर है क्या? हमने 35 साल इस शहर को दिया है, तो हम इतना नहीं पूछ सकते साहब आपने चेंज किया तो बताया क्यों नहीं। और मोइन मियाँ जैसी शख्सियत जिनको आपने लेके गया थाना टीएमसी में, उनको भी नहीं मालूम, उनके भाई खुलेआम बोल रहे हैं मुझे कुछ मालूम नहीं, जो कि हमारे कायद के लड़के हैं। तो ये हैरत अंगेज बात नहीं लग रही कि हम मुर्दों की तरह जी रहे क्या? तो इससे पहले भी हमारे गांव वालों के साथ में पॉलिटिकल रिलेशन रहे, जो यहाँ के दबंग लोग थे माने जाते थे,
लेकिन आज ऐसा एहसास हो रहा है कि उन लोगों ने हमारे समाज को कुछ दिए। जैसे भगत कम फैमिली ने मुसलमानों को अपनी ज़मीनें दी अपने मस्जिदों के लिए, इसके लिए। किने परिवार, राजन किने परिवार, ठीक है, सियासी अलग हो सकता है मेरा दिमाग, लेकिन उसके वालिद ने मुझे ये बता के दिया कि इधर मस्जिद मत ले, मेरी जगह मैं तेरे को देता हूँ, ये प्राइवेट लैंड में मस्जिद बना। अंत तक हमारे शहर का ये इतिहास रहा कि महिंद कुमुरलेकर का वालिद जो थे, डॉक्टर कुमुरलेकर, जब किसी गुंडे ने हमारी कब्रिस्तान की जगह खा लिया था तो हमारे हारून अशरफी साहब उसके पास गए, डॉक्टर महेंद्र कुमुरलेकर जो कि कुमुरलेकर साहब के वालिद, वसंतराव कुमुरलेकर, हाँ, तो उनको हमारे जब जमीयतुल मुस्लिमीन के सदर ने बोले, हारून डॉक्टर हमारी जगह कब्रिस्तान के एक गुंडे ने खा लिया, हमारी आबादी कम है तो हम लोग वो ले नहीं सकते। तो बोले वो गवर्नमेंट की लैंड थी तो ले लिया। तो बोले अभी क्या? तो वो ऐसे सेकुलर लोग थे कि उन्होंने बोले हारून तू जितना चलेगा ना हारून भाई, उतनी जगह कब्रिस्तान को मैं दे दूँगा, मेरी मालकी जगह, इस पर कोई नहीं आएगा। तो हारून भाई भी बेचारे पुराने लोग ईमानदार होते थे, हमारी आबादी इतना ही चलाना, उसने बल्कि उस टाइम बोला बस। तो बोले वो टाइम गाँव की आबादी थी। तो हम लोग ऐसे लोगों के पास से आए हैं, ये ऐसे खिलाड़ी और खेल हम लोगों ने देखे नहीं थे, और हमारी भी गलतियाँ है कि हमने अंधे समझ के ये सब किया। और आज अल्लाह मेरे उलमाओं को, मैं गुजारिश करूँगा फिर रफ़ीक भाई आपके सामने, हमारे आलिम दीन को, हमारे सोशल वर्कर को, हमारे जमातों के सदर को, हमारे शहर के ज़िम्मेदार बनने वाले लोगों को कि ये ठीक है आप कब्रिस्तान मिला करके खुशी मनाओ, उनको हार पिनाओ, लेकिन ये ज़रूर पूछो कि हमारी वजह से तुमको वर्ल्ड में इज्जत मिली, तो हमारी हैसियत इतनी भी नहीं कि आप हमसे पूछे। अच्छा नजमू भाई, आप बार बार कह रहे हैं कि तातारियों के दौर में हम जी रहे, मुर्दा माहौल में हम जी रहे, तो मुमरा कौसा का ये तातारियों का दौर, ये मुर्दा माहौल जो है, ऐसे में आपको कहाँ उम्मीद की किरण नजर आ रही है, और इस उम्मीद की किरण को और बढ़ाने के लिए लोगों से क्या अपील करेंगे आप? देखो उम्मीद की किरण तो नहीं है, अभी हम लोग आ गए मैदान में, और जितेंद्र आवाड सब बहुत दबंग है, लेकिन हमारे पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। फिजिकली बोनस की लाइफ जी रहा हूँ, फाइनेंशियल तो जीरो ही हो चुका हूँ मैं, और क्या कोई मेरा कर लेगा। लेकिन मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि हमारे कायद जागे। टू बी फ्रैंक रफ़ीक भाई, मैं सैयद अली भाई के साथ में काम करता हूँ, अगर वो जाग गए ना तो इनकलाब आ जाएगा। अब वो क्या वजह से एक ही पार्टी में है दोनों, हम ये कोशिश करेंगे, आज मैं हूँ तो नूरू भाई को मैंने लिया, आए एक दिन ऐसा आएगा कि जब हद से ज़्यादा हो जाएगा तो अल्लाह के फ़ैसले आएंगे। अगर हमारे कायद हमारे साथ हो गए ना तो इंशाअल्लाह ताला उस दिन से इसकी छुट्टी हो जाएगी।